स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर से हम जो है नया कोर्स जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल स्टिक टू MPPSC GS का पार्ट बी। ओके, दिस ऑल जिसमें कि हम पूरा जो है हमारा पूरा इसमें बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा जिसमें GDP, GNP, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, RBI वगैरह जो है, बैंकिंग सेक्टर्स, ये सब जो है हम पूरा बेसिक इकोनॉमी जो है इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रो की लेक्चर में आपने देख ही रखा होगा कि किस किस कौन कौन से टॉपिक्स जो है वी विल कवर आउट इन होल ऑफ दिस सीरीज, राइट। इन टुडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इश्यूज एंड इनिशिएटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि कौन से इश्यूज जो कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिया में फेस करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, या फिर क्या फ्यूचर में भी हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना और अच्छा ग्रोथ जो है कर सकते हैं। ठीक है, दिस लेक्चर फॉर यू इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची साहनी। एज यू ऑल नो कि हमारे MPPSC के GS के पेपर में जो है 6 पेपर, GS पेपर 1 to GS पेपर 6 तक जो है 6 पेपर्स होते हैं, एंड टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइडिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, चाहे फिर वो हमारे नोट्स हो या फिर अपने वीडियो लेक्चर्स। ओके, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पूरा ये जो सिलेबस है दैट इज होल स्टिक टू MPPSC का जो लेटेस्ट सिलेबस है, राइट। लेटेस्ट सिलेबस की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2019 में अपकमिंग 2020 से कैसे एग्जाम्स होंगे, इन सब की जो है पूरा सिलेबस, काफी कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये पूरा चेंजेस के थ्रू ही देखते हुए आपके लिए नई सीरीज जो है रन की जा रही है। ओके, जिसमें कि हम बेसिकली पूरी यूनिट पार्ट बी में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। ओके, GS पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये जो हमारी 5 यूनिट है उसमें राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन यूनिट 1, जिसमें कि हम इश्यूज एंड इनिशिएटिव विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम इंडस्ट्री देखेंगे, सर्विसेज देखेंगे। तो इस टाइप से हमारी ये पूरी जो सीरीज है वो फ्लो करेगी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। और बाकी सब ये सब जो है मध्य प्रदेश की इकोनॉमी देखेंगे हम। यूनिट 3 में आपका ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो आपके जो क्वालिटी, लिटरेसी, ये सब के जो टॉपिक्स हैं जो कि डेवलपमेंट को बेसिकली फोकस करते हैं, वी विल गो थ्रू ऑल दीज इंडियन सोसाइटल एंड कल्चरल डायमेंशंस एंड एट लास्ट आपका सोशल एंड हेल्थ इश्यूज। ये सब चीजें जो है हम MPPSC के अपने पेपर 2, GS पेपर 2 के पार्ट बी में देखने वाले हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी, दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी। आप खुद से जो है इसको रीड आउट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम के द्वारा जो है डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए रन किए जा रहे हैं। ओके, तो अगर बात करूं तो जो अभी हम कोर्स पढ़ रहे हैं तो दैट इज स्टिक टू, और जो PSC के अपने MPPSC के जो है मेंस के टॉपिक्स हैं सारे, GS पेपर 1 to GS पेपर 6 तक। उसके बाद जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। मेंस की अपनी मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस का आपका आंसर राइटिंग डिस्कशन, और एट लास्ट अगर आपको वीडियो लेक्चर से ज्यादा अच्छा लगता है कि इफ यू गेट इन कंप्लीट सॉर्ट ऑफ नोट्स तो आप उसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो हम आपको क्रस्ट जो है पूरा नोट्स भी अवेलेबल कराते हैं। और एक्स्ट्रा आपको 10% जो है डिस्काउंट लेने के लिए इसमें आप यू कैन डायरेक्टली यूज माई रेफरल कोड। ओके, और ये मेरा TRG 137 आप रेफरल कोड यूज करिए तो आपको इन कोर्सेज में और एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन डायरेक्टली विजिट टू www.straight0.in हमारी वेबसाइट पर। और एट लास्ट अगर फिर भी कोई क्वेरीज आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट इन आवर नंबर। तो चलिए हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जानेंगे कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर या फिर इंडिया का सेक्टर अगर हम देखा जाए ना, तो पूरा ही जो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है इंडिया की, तो मतलब 50% या कई बार बोलना चाहिए कि 60% भी जो है लोग जो है एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से अगर इंडिया की हिस्ट्री से बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडियज वैली सिविलाइजेशन, और साउदर्न इंडिया में जो आपका द्रविडियन सिविलाइजेशन था, है ना, संगम लिटरेचर वगैरह का जो टाइम था, ये पूरा टाइम में अगर आप बात करेंगे तो पूरा आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इस समय तो लगभग बोलना चाहिए कि बस एनिमल हस्बेंड्री, पेस्टोरल और एग्रीकल्चर, तो ये पूरा एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, मतलब 100% जो आपकी इकोनॉमी वर्क करती थी वो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द ही करती थी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम आज की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जैसे कि इंडिया 2nd नंबर पे आता है ओवरऑल अगर एग्रीकल्चर का
प्रोडक्शन देखें, ठीक है। उसके बाद इंडिया के जो जीडीपी में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये सब जो अपन टर्म्स इनको नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो ये जो पूरे जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक जीडीपी, जीएनपी, तो मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना जानने की चाहिए कि पूरे अपने नेशन में जितना भी प्रोडक्ट होता है उसमें अगर हम देखा जाए, या मतलब जितना अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या उसको पैसे से नापा जाए, तो इंडिया जो है 50% जो है इंडिया की जीडीपी आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, राइट। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जैसे रिसेंटली अपन 2016-17 की जो प्राइजेस की बात करें, तो मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स लाइक आपकी फिशिंग, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये सब जो है 17.3% का इसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन, मतलब बेसिकली और जो है अपकमिंग इसमें बढ़ता जा रहा है। तो मतलब आपका एग्रीकल्चर पे हमारा जब इतना ज्यादा डिपेंडेंसी, लोग इतने डिपेंड हो रहे हैं, जीडीपी मतलब आपका प्रोडक्शन या इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज्यादा दे रहा है ये सेक्टर, तो क्यों ना हम इस सेक्टर को और अच्छा फोकस करें। तो सिंस इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है, अगर ब्रिटिश टाइम से भी बात करें तो ब्रिटिशर्स भी लाइक इफ यू नो कि कॉटन को जो है कल्टिवेट कराती थी, कॉफी, टी, तो मतलब जो उनके लिए प्रॉफिटेबल था उस चीजों को ज्यादा वो सोन कराती थी, हार्वेस्ट कराती थी, इंडिगो की खेती कराई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आजाद हुए उसके बाद क्या है, हमने एक 5 ईयर पॉलिसी, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, उसमें भी अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, इन सबको धीरे धीरे करते हुए हमने एग्रीकल्चर को बहुत ही अच्छा जो है एक बूस्टअप दिया हमारी इकोनॉमी में। और एट लास्ट अभी भी जो है कई स्कीम्स और जो है आपके बेसिकली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन करती रहती है टाइम टू टाइम, ताकि ये सेक्टर जो है कहीं भी मतलब एक तरीके से छूट ना जाए। ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, मतलब आपका एक प्रॉपर मिनिस्ट्री, मंत्रालय, पूरा एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया में। तो कई बार अगर सिंपली आपसे पूछ ले कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन डिफाइन करिए, तो ये बेसिकली दिस इज एन डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि पूरा सोल एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ क्या होगी, कैसा आउटपुट रहेगा, इन सब का जो है प्रोडक्शन देखने के लिए आपका जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन वर्क करता है, ठीक है। और ये मैनेज करता है सेवरल बॉडीज, जैसे कि हम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सबको जो है रेगुलेट करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ओके, अगर हम इंडिया की जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो सिंस इंडिपेंडेंस अंडर अ चेंज फ्रॉम बीइंग द सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट शेयर ऑफ जीडीपी, तब हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि अराउंड 50% जीडीपी का शेयर आपका कहां से, इंडियन एग्रीकल्चर से ही आता है, बट टू वन कंट्रीब्यूटिंग द लोएस्ट शेयर, तो मतलब हाईएस्ट, मतलब बेसिकली बीइंग द सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट शेयर टू जीडीपी टू वन कंट्रीब्यूटिंग द लोएस्ट शेयर, तो मतलब बेसिकली आपका यही बोल रहा है कि सबसे ज्यादा आपका इंडिया, मतलब आपकी एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा शेयर जीडीपी में देती है। लेकिन इसमें मतलब एक तरीके से लोगों को भी लाइवलीहुड, बहुत सारी अगर हम देखें ना, ये 50% या 45% जो जीडीपी निकल रहे, इसमें अराउंड आपके 70% जो है लोग लगे होंगे, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हैं लोग भी तो कितने लगे हैं, तो उनका लाइवलीहुड, उनका डेवलपमेंट, फिर ये अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि लाइवलीहुड, डेवलपमेंट, ये सब भी चीजें कैसे अच्छी करी जा सकती हैं, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया जाए तो एग्रीकल्चर या खेती जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है, मतलब नेशनल कोई पॉलिसी, कुछ जो है स्पॉन्सरशिप, आपको कुछ डायरेक्शंस दे सकता है, लेकिन पूरा जो है इम्प्लीमेंटेशन किसके हाथ में रहता है, इम्प्लीमेंटेशन करना आपका पूरा जो है हाथ में रहता है स्टेट के, सारे राज्यों के। जैसे हमारा मध्य प्रदेश जो है, हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ देखनी है, एग्रीकल्चर कितना मतलब जो बूस्टअप हुआ, क्या बूस्टअप नहीं हुआ, ये सब चीजें जो आपकी देखनी है वो कौन देखता है, वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है देखती है, राइट। तो फिर जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, तो 5 पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये आपका करीब जो है 1950-51 में 5 पॉइंट्स था, 7 पॉइंट्स आपके 2008-9 में रहा, फिर धीरे धीरे ये जो है बढ़ता रहा और एग्रीकल्चर की जीडीपी जो है और ग्रो होती रही धीरे धीरे आपकी जो है, मतलब बेसिकली मतलब एक ही सीक्वेंस होता है, धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका 1995 में करीब पर कैपिटा इनकम जो होती थी 5 रुपीज रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी 2008-9 में और कम, मतलब ज्यादा होने लगा, उसके बाद आपकी जो है और बेसिकली ज्यादा हो गया 5-10 तक, मतलब 2004-5 तक और ज्यादा होने लगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे और ये फिर निगेटिव रिटार्डेशन में चला गया, मतलब कि हम एग्रीकल्चर के बूस्टअप साइड पे देख ही नहीं रहे, उसको वर्क ही नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है फिर ये आपका जो है डाउनफॉल में जाने लगता है एग्रीकल्चर। तो बेसिकली इसका सीधा साधा फंडा यही है कि गवर्नमेंट को हमेशा जब भी मतलब आपका बजट
बनाए, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बनाए तो एग्रीकल्चर या फिर जो लोग जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लिंक्ड अप है उनके लिए उनको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, ठीक है। या अपकमिंग गवर्नमेंट भी आती है तो वो सोचती है। लाइक अगर हम बात करें कि ग्रॉस क्रॉप एरिया मतलब कितना इंडिया में है, अगर मतलब एक डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब 195 मिलियन हेक्टेयर जो है जहां पे क्रॉप्स को सोन किया जाए, मतलब बेसिकली क्रॉप होती है, ठीक है। और मतलब कहाँ पे हो सकती है, ग्रॉस है बेसिकली। और नेट सोन कई बार क्या होता है कि देखा होगा आपने कि 2 खेत है, ठीक है, तो 2 खेतों के बीच में थोड़ी सी गलिहारा वगैरह बिक गया है जहां से पानी वानी जाता है। तो एक अगर हम ग्रॉस देखें तो ओवरऑल ये सोनी तो है, क्रॉप भी तो है, यहाँ पे पूरा खेतों में लगा है, फसल लगी है, गेहूं की लगी है, चावल की लगी है, बाली लगी है, ठीक है। लेकिन अगर नेट देखें तो इसको अलग से जोड़ेंगे, इसको अलग जोड़ेंगे, तो इसीलिए इन दोनों में आपके फिगर्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपका क्रॉस में देखा जाए तो 195 और नेट में देखा जाए तो 141, ठीक है। एग्रीकल्चर इरिगेटेड लैंड जो आपकी जिसमें एग्रीकल्चर होता है अकॉर्डिंग टू मतलब टोटल परसेंटेज अगर हम देखें तो 36% होता है, एनिमल हस्बेंड्री 32% होता है अपनी इंडिया में, और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है 4.1% जो है करंट अपने जो है रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे मतलब 2015 अभी भी करीब वही 4.1 से 4.67 तक ही चल रही होती है अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ, हर पिछले साल से आगे जो है बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अब तो थोड़ा सा कोरोना वायरस के चक्कर में काफी चीजें निगेटिव में भी जाएंगी, है ना। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो आपने अगर सुना हो लैंड रिफॉर्म्स, जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने जमाने में जो राजा राजवाड़े होते थे तो उन लोग क्या करते थे, उनके पास काफी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, है ना। तो उसकी वजह से उन लोग क्या करते थे कि जब उनके पास पैसे नहीं होते थे देने के लिए अपने सिपाहियों को, जो उनकी सेवा करते थे, जो उनके लिए रक्षा करते थे, उनको क्या करते थे, ये बड़ी बड़ी जमीनें दे देते थे। और ये इनके फिर बच्चे हुए, फिर इनकी आगे जनरेशन हुई, राजा वगैरह तो मर गए, फिर धीरे धीरे आपकी इंडियन गवर्नमेंट बनने लगी, ब्रिटिशर्स भी चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जो है बड़े बड़े मतलब खेतों में जो खेती बाड़ी करते थे और आसपास के लोगों को एज अ लेबरर काम कराते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जमींदार हो गए थे, मतलब इनको जमींदार बोला जाता था बेसिकली। ये थोड़ा सा जो है किराया इकट्ठा करके जो है आपके राजा को देते थे और बाकी ये खुद उस एरिया को पूरा जो है एक तरीके से रेगुलेट करते थे। तो ये सब आपके जो है एक पुराने जमाने की प्रथाएं थी। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई, नई जब अपना मतलब आपका ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिया जो है खुद से अपनी गवर्नमेंट को संभालने लगी, इंडिया के लोग जो है उस इंडिया को चलाने लगे, तो इन लोगों ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लेने के आने लगे कि नहीं इतनी बड़ी बड़ी जो जमीनें हैं उनका हम क्या करेंगे, लैंड सीलिंग कर देंगे कि नहीं एक के नाम पे जो है 5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होगी, है ना। टेनेंसी कि मतलब जानबूझ के आपको लोग जो है किराया नहीं लेंगे जमीन का, या अब मतलब जो आपकी जमींदारी है कि मतलब वो आपसे किराया ले रहे हैं, किराया दूसरे को ले रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से जो आम किसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, उसकी पूरी जिंदगी दूसरे के खेत में काम करते करते निकल जाती थी। तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो है लैंड रिफॉर्म्स लेके आया गया। तो आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में क्यों लेके आया गया, व्हाट आर द नेगेटिव्स बिफोर दिस कि लैंड रिफॉर्म्स लेके आया गया। तो बेसिकली आपकी क्या है कि जमींदारी प्रथा जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से पीक होने लगी थी। जो आसपास के लेबर्स थे उनके साथ बहुत गलत करने लगे थे ये जमींदार, है ना। उनका बहुत जो है एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको सिर्फ खाना वाना देते थे, पैसे वैसे कुछ नहीं देते थे। उसका टेनेंसी रिफॉर्म, जो टेनेंट्स होते थे जो आपका मतलब कुछ टाइम के लिए जो है एक तरह से बंधुआ मजदूर बोलते हैं उनको, कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है काम करते थे पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो इन सब के लिए भी रिफॉर्म्स लेके आने लगे। फिर लैंड सीलिंग के पर्टिकुलर एक जन के नाम पे इतनी ही जमीन होगी, और जो अलग अलग डिस्पैरिटेड लैंड होल्डिंग से उनका कंसोलिडेटेड, कि मान लीजिए कि एक का खेत यहाँ पे, ये खेत दूसरे का है, फिर ये खेत मतलब पहले वाले का है, तो इन दोनों का खेत को क्या किया, इन दोनों को आसपास को कंसोलिडेट कर दिया और ये वाला तीसरे को किसी को दे दिया। तो इससे बेसिकली आपका क्या हुआ कि आपका जो है लैंड रिफॉर्म्स या फिर आपका जो बेसिकली जो रिफॉर्म्स होने चाहिए जमीनी स्तर पे किसी जमीन पर, वो उससे लोगों को फायदा होने लगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड करा, ओके। अब हम बेसिकली अगर बात करें कि लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है, तो बेसिकली सिंपली लैंड रिफॉर्म्स यही है कि जो पुराने जमाने से जमीनी स्तर पे या जमीनों से रिलेटेड जो आपका जो है जैसा रूल चले जा रहे हैं, कुछ उस समय रिटर्न तो कुछ होता नहीं था, सब कुछ क्या होता था, बोला वाली इसने इसको बोला, उसने उसको बोला, ऐसे होता है, ये चीज इतने की है ना। इस टाइप से अब है सब कुछ लिखा पढ़ी में, या सब कुछ रिटन ऑर्डर्स के थ्रू होता है, वेबसाइट के थ्रू, आप RTI के थ्रू आप लोग जान सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में अब सिंस अगर इंडिपेंडेंस बात किया जाए तो इतनी ज्यादा लिटरेसी इंडिया में थी नहीं, तो अपन क्या करते हैं, व्यापन नहीं, तो उस समय लोग क्या करते थे कि ज्यादा जो लोगों हैं सब मुंह जवानी, या फिर पता है कि इतनी जमीन इनकी है, इतनी जमीन इनकी है, ये सब चीजें होती थी।
एक प्रॉपर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑफ लैंड जो है उनका जो है आपका पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर एरिया में किस एरिया में जो है कितने लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, ये सब चीजें कराई गई। फोकस ऑन द एग्रीकल्चर पॉलिसी, सबसे पहले जब हमें एग्रीकल्चर पे करना है तो एग्रीकल्चर हमें करनी किस पे, जमीन पे करनी है। तो जमीन पे करेगा कौन, मतलब आपके किसान करेंगे। तो आपको किसान की भी स्थिति अच्छी करनी है, उनकी भी हेल्थ अच्छी करनी है, उनका भी लाइवलीहुड अच्छा करना, और आपको जमीनी स्तर पे भी जो है क्या क्या चेंजेस, ये लैंड रिफॉर्म्स कैसे कैसे लेके आने उनको भी, इसलिए जो है सबसे पहले आपका लैंड रिफॉर्म से फोकस किया गया। तो मेन 2 ऑब्जेक्टिव आपके लैंड रिफॉर्म से जमीन को जो मतलब जमीनी स्तर पे जो चीजों में फेरबदल किया गया, तो बेसिकली इसमें 2 ऑब्जेक्टिव थे। टू रिमूव द इम्पीडिमेंट्स ऑफ to remove the impediments to agriculture that arise due to the character of agrarian structure in rural area and to reduce or eliminate the exploitation of talent। तो सबसे पहले तो वही जो जमींदारी प्रथा है, जो बड़े बड़े साहूकार हैं उन लोगों को हटाना, उन लोगों के पास इतनी जमीन है वो जो है जिन लोगों के पास बिल्कुल लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको जमीन को जो है कंसोलिडेट कर देना, उनको दे देना, उनको ट्रांसफर कर देना, और जो उनके साथ जो टेनेंट्स, जो डेली टेनेंट्स है, डेली वर्कर्स है, उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है स्मॉल फार्मर्स के साथ, उस एक्सप्लॉयटेशन को भी बचाना। हाँ, तो मेन एरियाज क्या क्या थे आपके, इंटरमीडिएटरीज या जमींदार जो मतलब आपसे ये किसानों से पैसे लेके राजा को देता था, तो ये आपके जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आए गए, लैंड सीलिंग की गई कि एक जन को इतनी ही जमीन मिलेगी, और एट लास्ट आपका सारी जमीन जिसकी अलग अलग टुकड़ों में तो उनको कंसोलिडेट किया गया। ओके, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक आर्गुमेंट जो लैंड रिफॉर्म्स के, कि इक्विटी सभी लोग, मतलब आपके जो मतलब उस समय क्या हो रहा था कि नई नई गवर्नमेंट बनी है, नई नई हम इंडिपेंडेंस हुए हैं, हम आजाद हुए हैं, तो सबसे पहले लोगों को इक्विटी, सभी लोग एक समान है, एक समानता का अधिकार देना। ठीक है, तो इक्विटी एक इक्वल लेवल पे जो है देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो आपको जो है चाहे वो बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, सबको एक, अगर वो किसी एरिया में है तो बेसिकली वो एक बराबर इस तबके के हैं। ठीक है, ये सबका जो है भावना उनके मन प्रकट कराने के लिए आपका इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। स्मॉल फार्म्स टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव देन अ लार्ज फार्म। तो बेसिकली, और इसका सेकंड ये कारण ये था कि बहुत बड़े एरिया में कोई खेतीबाड़ी करते हैं तो अपन की कई बार फसलें थोड़ी बहुत बिगड़ भी जाती है, अपन बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं कर पाते। वही अगर अपन छोटे छोटे फार्म्स वाले एरिया में कोई चीजें सोन करेंगे ना, तो अपना और अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। तो ऐसा बोला भी जाता है कि मतलब बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट भी बोलते हैं कि जो छोटे फार्म्स होते हैं उसमें अपन एग्रीकल्चर सोन करते तो उनका प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है एज कंपेयर टू बड़े जो लैंड फार्म्स होते हैं। और ओनर कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव देन दोज अंडर शेयर क्रॉप टेनेंसी। तो मतलब खुद जो ओनर है वो कि कहीं पे अगर प्रोड्यूस करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से करेगा एज कंपेयर टू जो वहां पे टेनेंट लेबर है, क्योंकि टेनेंट लेबर फिर अपनी जगह करेगा तो वो अपने यहाँ पे प्रोड्यूस, क्योंकि सबको अपना प्रॉफिट देखना है, इकोनॉमिक लाइवलीहुड देखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया में चलाए गए, जैसे कि जमींदारी प्रथा वगैरह तो है कुछ एरिया में खत्म की गई, कुछ लोकल एरिया में, जैसे बरगा जो कि केरला में बोला जाता था, तो लैंड रिफॉर्म का ही दूसरा नाम लोकल एरिया में जो है उसको बरगा बोला गया। रीजनल ट्रेंड्स जो लैंड रिफॉर्म में जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही थी उसको भी जो है चेंजेस किया गया। हमने क्या किया कि डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया में, अलग अलग लोकेलिटी में लोगों को जो उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको समझाया गया कि ऐसे ऐसे जो है लैंड रिफॉर्म्स या चेंजेस ऑफ द लैंड, जिसमें आपका जो टेनेंसी या फिर जो लोकल एरिया या लोकल फार्मर उनके साथ जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, तो वो सब चीजें जो है ऐसे ठीक होंगी। तो लोगों को समझाया गया, फिर उसके बाद कुछ उसके आउटकम्स या फिर उसके इफेक्ट्स भी आए। तो ऑन टेनेंट्स में जो है एब्सेंटी लैंडोरिज्म जो होता है, बेसिकली क्या होता था कि हमें पता ही नहीं होता था कि इस जमीन का मालिक कौन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ओके, तो वो कम होने लगा, पर्टिकुलर नाम से जो है मतलब आपका जो है लैंड सीलिंग होने लगी, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर किस नाम से जो है ये लैंड का ओनर कौन है ना, इतनी ही जमीन उस ओनर को मिलेगी। तो ये सब चीजों की वजह से वहां लोकल एरिया में लोगों के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन होना कम हो गया। और टेनेंसी जो बंधुआ मजदूरी है ये सब भी कम हो गई, क्योंकि आपस में लोगों को भी जमीन मिल गई। तो अब जब अपनी जमीन में अपन खेती करेंगे तो दूसरे के खेत में क्यों जाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा बेसिकली, है ना। तो फिर क्या हो गया, लोग अपनी जमीन पे काम करने लगे, उनकी लाइवलीहुड अच्छी होने लगी। और जो टेनेंट जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं थी, उनको जिनको लैंडलेस लेबरर्स बोला जाता था, उनके पास थोड़ी बहुत जमीनें आने लगी। ठीक है, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एग्रेरियन पावर जो है और बूस्टअप होने लगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो अब जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर था वैसे भी बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता था इंडिया के। अगर हम बात करें
बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स हैज प्लेस्ड द अनफिनिश्ड एजेंडा इन द लैंड फॉर्म फर्स्ट इन इट्स लिस्ट ऑफ द 5 फैक्टर्स सेंट्रल ओवरकम्स एंड एग्रेरियन क्राइसिस। तो जो एग्रेरियन क्राइसिस या बिल्कुल ही जो है मतलब जो लोग जो है एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे उनकी लाइवलीहुड बिल्कुल जीरो, उनका आउटकम जो है बिल्कुल जीरो होने लग गया, तो उनको जो है ठीक करने के लिए आपका जो है लैंड रिफॉर्म्स लेके आया गया और उन्हीं से के थ्रू उनके आउटकम से जो ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन थी उसका सॉल्यूशन भी मिल गया। और इसका बेसिकली एट लास्ट वे फॉरवर्ड यही है कि लैंड रिफॉर्म दैट मेक टेनेंसी लीगल एंड गिव वेल डिफाइंड राइट्स टू टेनेंट्स इंक्लूडिंग वुमेन आर नाउ नेसेसरी। तो यही सब आपके रीजंस हैं किसके, लैंड रिफॉर्म्स के, राइट। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक में जो है लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, क्यों किया गया, उसके क्या रिपरकशंस हुए, ये एक पूरा क्वेश्चन जो है आपके मेंस में आता है। ओके, उसका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो बेसिकली ये आपका जो है जो 3 इयर्स प्लान, जो आपके 5 इयर्स प्लान जो चलते थे वो बहुत ज्यादा बेसिकली उसमें क्या होने लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज्यादा खराब होने लगा। हम ज्यादातर डेवलपमेंट, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे। तो इसीलिए जो है धीरे धीरे जब आपका इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के जब वार हुए 62 का 65 का, उसके बाद जो है हमने एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी भी जो बनानी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड बनानी है। जैसे कि आप ये खेती में देख रहे हो तो यहाँ स्प्रिंकल जो है एग्रीकल्चर या इरिगेशन फैसिलिटीज देखी जा रही है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो है, लेकिन किसमें, आपका एग्रीकल्चर की फील्ड में, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कि सेल्फ सफिशिएंसी, कि आप जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाते, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पे फसल वसल बोई किसी खेत में, राइट। तो उनने क्या किया कि पहले ट्रैक्टर को बुलाया, पूरी बुगाई कराई गई और वहां पे जो है पूरा अच्छे से मतलब एक कल्टीवेबल लैंड बनाया गया, खाद वाद डाली गई, उसके बाद जो है क्रॉप्स को सोन किया गया, तो दूसरी मशीन बनाई गई, मतलब मंगाई गई। तो बेसिकली ये बार बार मशीनें मंगाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको ना बुलाने से अच्छा क्या है कि हम डायरेक्टली क्या करने लगे कि हम ये प्रोडक्ट्स जो है या हम ये जो एग्रीकल्चर जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाने लगे, कि हर किसान के पास खुद के पास मशीन हो, या कम्युनिटी लेवल पे तो कम से कम जो 5-5 ग्रुप है या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह जो है उन लोग अपने आपस में जो है सलाह मशुरा करके जो है एक प्रॉपर मशीन खरीद ले, जो कि एट लास्ट उन्हीं को जो है आउटपुट अच्छा देगी। तो ये इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है फूड का सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल फूड की सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, तो अगर इंडिया के लेवल की, अपने नेशन के लेवल की बात करें, तो यही होता है कि ना हमें कहीं पे भेजना पड़े, मतलब हम एटलीस्ट मंगाना तो पड़े ना, भेज हम भले लें तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट होगा तो हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर हम इम्पोर्ट कराएंगे तो हमें वहां पे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके बाद हम बेसिकली देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपके 3 फेजेस में चले, 1966 से 72 तक, 73 से 80 तक और 81 से 90 तक। ओके, तो बेसिकली अगर हम जब सबसे पहला वाला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज था आपका, तो वो सुब्रमण्यम ने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्हीं की कमेटी का रिकमेंडेशन था, उसके द्वारा जो है आपका एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन एंड फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है सेटअप किया गया था। ये बेसिकली आपकी क्रॉप्स के क्या, फसलों के क्या प्राइस होने चाहिए, अपकमिंग जो है टमाटर प्याज कितने रुपए में बिकेंगे, गेहूं की फसल कितने की बिकेगी, ये सब चीजें जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है ये सब चीजें पूरा जो है एक तरीके से आपका क्या करता है, ये पूरा पहले से ही डेटा को तैयार करता है, देखता है कि कैसा मेट्रोलॉजी रहेगी, कैसी बारिश रहेगी, कैसा मौसम रहेगा, कैसा आउटपुट रहेगा, इन्फ्लेशन को भी देखते हुए पूरा जो है पूरी लिस्ट तैयार करता है हर एक जो है आउटकम की, ठीक है। उसके बाद ये हाई यील्ड वेराइटी जो क्रॉप्स होते हैं, जिसमें कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बहुत अच्छे आपके क्रॉप्स होते हैं, जिससे कि वीट का मतलब कम एरिया में ज्यादा वीट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये सब जो आपकी मतलब आपकी हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप, जिसमें आपका जो है वाटर भी कम देना पड़े, है ना, फसलें आपको बहुत ज्यादा जो है मैन्योर्स वगैरह भी यूज ना करना पड़े, और एट लास्ट आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, ठीक है। अंडर द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी द स्प्रेड ऑफ हाई यील्ड वेराइटी वाज सपोर्टेड बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पहले शुरू में गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था, तो प्राइवेट लोग, दूसरे लोग भी जो है इसमें इन्वेस्ट करते थे, लाइक फर्टिलाइजर, पावर, इरिगेशन, क्रेडिट्स वगैरह पैसा देके
तो ये बिल्कुल फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। फिर सेकंड फेज अगर अब जब हम बात करें तो मतलब फर्स्ट फेज में जब धीरे धीरे होने लगा तो फेवरेबल प्राइसिंग पॉलिसीज लेके आया गया, सब्सिडीज दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, फर्टिलाइजर पावर्स ये सब जो है सपोर्ट किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब देखा गया कि अच्छा इससे आउटपुट अच्छा हो रहा है तो फिर सेकंड फेज आया हमारा। उसमें बेसिकली क्या हो गया था कि उस समय पे बहुत ज्यादा ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो प्रोडक्शन जो है आपका, तो अपन क्या कर सकते थे, ऑयल वैसे ही हमें ऑयल मतलब हमारी कंट्री में इतना ज्यादा ऑयल जो है एक्सपोर्ट मतलब एक तरीके से ऑयल से का एक्सट्रैक्शन होता नहीं, हम ज्यादातर मिडिल ईस्ट या वहां मतलब सऊदी अरब, ईरान इस तरफ की जो देश है वहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है अपने देश से उधर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से भी अगर हम क्या करेंगे कि हम वैसे ही ऑयल शॉकिंग में है तो हमें वैसे ही वहां से खरीदना, और फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर को भी जब फोकस नहीं करेंगे तो एट लास्ट आपका क्या होगा कि आपका जो है ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो और डीमार्केट होने लगेगा। तो इसीलिए इनका कहना था कि हमें कम से कम सेल्फ सफिशिएंटली अपनी फूड्स में तो लेके आनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने और सब्सिडीज देना चालू कर दिया। हाई वेराइटी जो अच्छे क्रॉप्स है जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया, बहुत सूखे एरिया में भी लग सकते हैं, कम जो है वहां पे आपको फसल जो है बेसिकली आपको जो है मैन्योर्स वगैरह जो है पेस्टिसाइड्स कम डालने होंगे तब भी आपकी अच्छी होगी। ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया, मतलब उसकी वजह से क्या किया गया, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता है ये सब चीजें आपकी जो है और इंक्रीज कराई गई ताकि जो है आपका बेसिकली अपन सेल्फ सफिशिएंट हो सके एग्रीकल्चर के फील्ड में। इसका जो है आपका लास्ट फेज आता है, इसमें भी आपका मैट्रिक टन 63 मैट्रिक टन जो है राइस प्रोडक्शन हुआ था, वीट प्रोडक्शन मतलब 4 गुना जो है अगली 4 फसलों के साइकिल तक भी अगर हम राइस और वीट उसको प्रोड्यूस नहीं करते तो भी इतना अच्छा प्रोडक्शन होता। तो ये मेनली कारण आपका ज्यादा सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा पैसा मिलना किसानों को, अच्छी हाई वेराइटी गुड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, क्योंकि कई बार क्या होता है कि करीब 100 अगर मान लीजिए कि 100 क्रॉप लगाए हैं आपने, 100 जो है सीड्स लगाए हैं, तो 100 सीड में से मतलब तो 70 ही तो उग पाते हैं, 30 तो क्या होते हैं ज्यादा पानी, ज्यादा धूप, ज्यादा फर्टिलाइजर और ये सब की वजह से ही आपके खराब हो जाते हैं। तो हाई वेराइटी क्या होता है कि बहुत अच्छे मतलब आपके 100 में से 95 जो है आपके सीड्स जो है ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1991 में इनपुट सब्सिडी वॉज 7.2, मतलब आपकी सब्सिडीज भी अच्छी दी जा रही थी, ओके। तो बेसिकली फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर को हमने रेगुलेट करने लग गए, पॉलिसीज लेके आने लग गए। तो बेसिकली हमने क्या किया कि प्राइसिंग में बैरियर्स लगा दिए कि इतने से ज्यादा महंगा नहीं बेचेंगे, क्योंकि जो मिडिल मैन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसानों से सस्ता लेके मार्केट में महंगा बेचते हैं, तो एट लास्ट किसानों को तो वो इतना ही मिल रहा है। तो इसीलिए आपका जो है प्राइसिंग में बैरियर्स लगाने लगे। ये जो एफएम रेडियोज और टेलीफोन बेसिकली टीवी दूरदर्शन, इनसे जो है गांव गांव तक जो है प्राइसेस बताने लग गए कि इतने की फसल बिकेगी, है ना। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो बैरियर्स होते हैं जो आपके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन जब WTO का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये भी इकोनॉमिक्स में ही आता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो है ग्रीन जोन होता है, ओके। तो बेसिकली आपका जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो एग्रीकल्चर के ट्रेड में होता है, तो बेसिकली अभी इंडिया जैसे डेवलपिंग फेज में है तो इतने ज्यादा जो है टैरिफ्स लगते नहीं है, इतने ज्यादा जो है एंटी मतलब आपकी डंपिंग जो ड्यूटीज वगैरह है वो लगती नहीं है। तो इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है आपके प्राइमरी सेक्टर में। बस हमें क्या करना है कि हमें इसको और ज्यादा जो है बूस्टअप बनाना है, राइट। उसके बाद एम है एग्रीकल्चर प्राइसिंग जो प्री रिफॉर्म एरिया में, तो बिल्कुल ही आपका इनएक्सपेंसिव फूड जो मतलब लोकल एरिया को लोगों को पैसे मतलब आपको मतलब कम पैसों में भी खाना मिल सके, प्राइस का बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे कि मतलब जो आपका भले एटलीस्ट हमारा भले एक्सपोर्ट जो है मतलब इंपोर्ट भले जो है हम कम कर ले लेकिन एक्सपोर्ट जो है हमारा ज्यादा रहे, तो ताकि बैलेंस ऑफ ट्रेड रहे कि मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है हमारा बैलेंस रहे। क्योंकि जब हम कोई चीज जो इंपोर्ट करते हैं तो हमें उनसे ट्रेड करते हैं तो हम उनसे US डॉलर या इंटरनेशनल करेंसीज में करते हैं, तो उतना पैसा हम तभी ले पाएंगे जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो कमाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक जो है बैलेंस सिचुएशन में रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का पोस्ट रिफॉर्म एरा जो मतलब अपन ने जो देखा ना कि 90s तक जो अपन ने ये सब चीजें की, तो उसकी वजह से क्या क्या जो है रिपरकशंस आए। तो बेसिकली हम देखेंगे तो कि डिसेलरेशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ धीरे धीरे जब 1991 का जो LPG इरा आया था, लिबरलाइजेशन पॉलिटाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली और ग्लोबलाइजेशन, तो ये LPG इरा के टाइम पे ही मतलब सारे सेक्टर जो है डाउनफॉल में जा रहे थे, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी आपका खराब उसमें जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया 1995 मतलब ये जो पूरा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह था
इसका जो है बहुत ज्यादा आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छा देखा नहीं गया। सिर्फ कुछ फसलें लाइक जैसे कॉटन हो गया, मेज, मक्का वगैरह हो गया, कुछ फसलें आपकी ठीक थी, बाकी जो है पूरी ओवरऑल जो अपन ने व्हीट, राइस, इन सब में इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी की थी, वो इतनी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, अगर इन क्वेश्चन अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाता है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के सेक्टर में रहेगी, मतलब रहती कैसी थी, ठीक है, तो ऑल्दो इंडिया हैज अटेन अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड स्टेपल, तो ओवरऑल जो इंडिया की, जैसे हमने बात की कि ओवरऑल जो है प्रोडक्शन इंडिया का सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे रहता ही है ना, तो ब्राजील, यूएस, फ्रांस, इन सबसे भी अच्छा जो है हमारा फार्म प्रोडक्टिविटीज है। लेकिन जो है आपके वीट के फार्म्स हैं, एग्जाम्पल थर्ड इन द वीट, मतलब हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में अपना थर्ड नंबर पे आता है। राइस जो है इंडिया वाज नॉट लेस देन हाफ देन द चाइना। अदर स्टेपल प्रोडक्टिविटीज इंडिया इज सिमिलरली लो। तो कुछ अभी तो क्या है, बेसिकली सिर्फ गेहूं चावल में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। हमें और भी स्टेपल फूड्स हैं, मेज, ओट्स वगैरह तो ज्यादातर आपके टेम्परेट जोन्स में लगते हैं, लेकिन जो मतलब जो फसलें जो इस मतलब आपके मॉडरेट या फिर ट्रॉपिकल टेम्परेचर पे लग सकती हैं, उनको हमें और ज्यादा बूस्टअप करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए कुछ प्रोडक्टिविटी के चैलेंजेस हैं, लाइक फार्म होल्डिंग, जो कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो है लैंड रिफॉर्म में खत्म करना चाहा कि मतलब ज्यादा मतलब कम फार्मर्स रहते हैं, उनके पास जमीनें ज्यादा होती हैं, कुछ जो होते हैं वहां पे बंधुआ मजदूर होते हैं। इंडिया का मानसून भी जो है पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम होता है ना। तो ये इसीलिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले से 2-3 महीने पहले से या फसल बोने से पहले से बता देता है कि इस टाइप का मानसून रहेगा, तो आप ये फसल जो है यूज करिए। फिर उसके बाद स्टोरेज की फैसिलिटी की फसल हो तो गई, तो हम उसका हमारे पास फसल क्या होती है, कई बार रखे कटे रख के ही खराब हो जाती है, उसमें जो है घुन लग जाती है या फिर कीड़े वीड़े लग जाते हैं, पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास प्रॉपर आपकी कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है। इरिगेशन के लिए पानी बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक तरीके से लूप होल्स है। और क्रॉप का पैटर्न, फर्टिलाइजर या फिर हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप जो है वो ज्यादातर अमीर जो किसान होते हैं उन्हीं के पास मतलब जो अवेल कर सकते हैं उन्हीं को मिल पाता है। बेचारे जो गरीब होते हैं वो लोग तब भी जो रेगुलर सीड्स होते हैं आपके उन्हीं को यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है आपका इंडियन सेक्टर जो है अभी भी बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो चैलेंजेस को फेस करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको यही 4-5 पॉइंट्स जो है 5-6 पॉइंट्स हैं, इनको लिखना है। क्या? फार्म होल्डिंग, इंडियन मानसून, कोल्ड स्टोरेज, इरिगेशन, सब्सिडीज, क्रॉप पैटर्न, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें कि इंडिया के एग्रीकल्चर में जो है क्या क्या इश्यूज है, तो ये तो अपन ने पढ़ा। और भी अगर एड ऑन करना चाहो तो लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्ट्स है नहीं अपने पास, ठीक है। और फिर मतलब पुराने जमाने से भी बहुत ज्यादा इनडेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का कर्जा और इतना ज्यादा होता है तो फार्मर्स सुसाइड्स हो जाते हैं। एग्रीकल्चर का हम इम्पोर्ट भी कराते हैं, ठीक है। मतलब नई नई वेरायटी हमने कोई चीज टीवी में देख ली और तो हम क्या करते हैं कि इम्पोर्ट करा लेते हैं। ये नहीं पता, मतलब हमको ये पता होता है कि ये बना गेहूं से ये या बना चावल से, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट कराने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इंडिया की जो टेरिटरी के आउट प्रोडक्ट्स है वो एक तरीके से खराब हो जाते हैं या फिर वो प्रोसेस्ड नहीं हो पाते हैं। क्रॉप का पैटर्न हमारा जो है बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। मैनी इंटरमीडिएटरीज जो है वो क्या करते हैं कि गरीब मतलब किसानों से जो है कम प्राइस में लेके जाते हैं और बाहर जो है अच्छा महंगा तो बीच के जो मिडिल मैन है वो ज्यादा अच्छा पैसा कमा लेते हैं एज कम्पेयर टू जो है इंडिया के जो आपके फार्मर्स हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट रीजन है जिसके कारण इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर के कुछ इश्यूज से गुजर रही है। अब जैसे हम सब्सिडीज का बात किया जाए तो जैसे कि टॉक about bringing urea under a nutrient based subsidy system, decontrolling its prices, तो मतलब प्राइसेस को कंट्रोल करना, सब्सिडीज आपकी देना, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में सब्सिडीज देना, फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज देना, ये सब गवर्नमेंट देती रहती है, ओके। सो ऐसी कुछ गवर्नमेंट की अब फार्मर, जैसे फार्मर सोसाइटी है, तो अगर देखा जाए तो करीब 13,000 फार्मर्स जो है सोसाइटी हुए, अराउंड 11.2% ऑफ ऑल सोसाइटी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो कारण क्या होते हैं, लाइक कभी मानसूनी फेल हो गया, अनलिनो लानीना जो अपन ने ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अनलिनो की वजह से रिटार्ड हो जाता है, आपका ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो ये लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा डेप्ट में होते हैं, पहले से कर्ज में होते हैं, तो अब उनको लगता है कि उनकी फैमिली के साथ जो जिनसे कर्ज लिया रहता है वो खराब, मतलब उनके साथ गलत करने लगते हैं, ऐसा मतलब एक तरीके से परेशान करने लगते हैं अपना पैसा निकालने के लिए। ऑब्वियसली जिनका किसी का पैसा फंसा है तो मांगेगा, तो इसकी वजह से फार्मर्स के सोसाइटी के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो फार्म लोन वेवर है, द फार्म क्रेडिट सिस्टम इज जो बेसिकली जो फार्मर्स को जो पैसे वगैरह मिलते हैं वो इवॉल्व ओवर द डिकेड्स, ये धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अगर आपने सुना हो कि नाबार्ड वगैरह जो नेशनल रूरल बैंक जो होते हैं, आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ये सब आपको जो है वेवर्स वगैरह जो
फार्मर्स को बेसिकली जो है लॉन्ग टर्म जो है आपका मीडियम इन्वेस्टमेंट मतलब कम उस पे परसेंटेज पे बहुत अच्छा जो है पैसे प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है अच्छी फिशिंग फार्मिंग कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पेड़ पौधे, सब्जियां, मेडिसिनल प्लांट, ये सब जो नई नई इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे और ज्यादा जो है वो अपना प्रोडक्शन कर सके, इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए जो है कैपिटल जो है दी जाती है फार्मर्स को, तो लोन वगैरह का देना मतलब दिया जाता है, ताकि इसका इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इससे क्या होगा कि एट लास्ट हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है डिक्रीज हो रही है वो इन फ्यूचर अच्छी हो सकती है। फार्मर सीड अच्छे खरीदेगा, फर्टिलाइजर अच्छे खरीदेगा, जो फार्मर सोसाइटी है वो कम होने लगेगा, है ना। अटेंशन मतलब जो आपका एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो भी अच्छी बूस्टअप होने लगेगी। तो ये सब आपके फार्मर्स को लोन देने के कुछ अच्छे कारण है। अब जैसे आपने सुना होगा कि जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है डबल करना फार्मर की इनकम 2022 तक, ठीक है। तो बेसिकली क्यों, क्योंकि पास स्ट्रेटेजी देखी गई है कि जो प्राइमरी फोकस होता है वो अपना आउटपुट पे होता है, अपन फूड सिक्योरिटी और इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा अगर फार्मर्स का फूड सिक्योर रहेगा, उनकी फसलें उनको पता है कि खराब नहीं होंगी, तो वो क्या होगा, डाइवर्स वैरायटी ऑफ जो है क्रॉप को सोन करने लगेंगे, फिर उनको प्रॉफिटेबल होने लगेगा। तो इसकी वजह से एट लास्ट अगर वो मतलब उनका जो इनकम डबल होगी तो उनके लोगों मतलब वो अपनी फैमिली के लाइवलीहुड, बच्चे एजुकेशन करेंगे, है ना, फैमिली अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अवेल कर सकता है। तो इसीलिए जो है ज्यादा से ज्यादा ये फोकस किया जाता है कि हम फार्मर्स की को इनकम को कैसे डबल कर सकते हैं, राइट। अगर द नेट रिजल्ट हैज बीन दैट फार्मर इनकम रिमेन लो विच इज एविडेंट फ्रॉम द इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी अमाउंट। तो और मेन जो कारण अगर अपन इंडिया की पॉवर्टी का देखा जाए या हाउस होल्ड पॉवर्टी देखा जाए तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि 60 से 65% लोग क्या है, फार्मर्स हैं, या फिर आपका प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है लिंकअप है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल है नहीं आज की डेट पे, तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा उनको गरीबी से का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मेन फोकस अपना क्या है कि हम कैसे ना करके पॉवर्टी को पूरी इंडिया से जो है या फिर फार्मर की डबल इनकम जो है करना चाहे करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा हमारी इंडिया से पॉवर्टी को हम दूर कर सकें। हाँ, अब कुछ जैसे नीति आयोग आपने सुना होगा जो कि अभी 2016 में ही बना था, ये भी आपके फार्मर्स, इंडस्ट्रियल हर सेक्टर में जो है रिफॉर्म्स करता रहता है। तो बेसिकली इसने जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो अभी बात कर रहे थे हम कि जो मीडियम जो फार्मर्स होते हैं या मीडियम जो मिडिल मैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स से सस्ते में सामान लेते हैं और महंगे में जो है मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो सामान है डायरेक्टली नाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ये वेबसाइट है पूरी, गवर्नमेंट के पूरे डेटा रहते हैं, तो किसान डायरेक्टली वहां पे जाके अपना सामान उतने ही रेट में बेच सकता है जितने में वो मार्केट में बिक रहा होगा। लैंड लीज पे दे सकता है, मतलब जो गवर्नमेंट की लैंड वगैरह है उसको लीज में दे सकता है। फॉरेस्ट्री ऑन प्राइवेट लैंड, जो फॉरेस्ट के भी आउटपुट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो काफी जो वुड वगैरह होती है वो काफी यूजेबल होती है। तो प्राइवेट लैंड जब किसी फार्मर की तो वहां पे फॉरेस्ट वगैरह भी जो है यू बना सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपकी गवर्नमेंट जो है और ज्यादा फोकस करती है, ताकि एग्रीकल्चर में एट लास्ट टारगेट गवर्नमेंट का यही है कि फार्मर की इनकम को बहुत अच्छा करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कुछ ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जो कि आपके डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आप नीति आयोग को लिख सकते हो, प्रधानमंत्री के कुछ स्कीम्स लिख सकते हो। तो बेसिकली इसका भी टारगेट यही है कि जो आपका इरिगेशन फैसिलिटीज है वो अपना क्या डायरेक्टली अपन खुद से लाइक अंडरग्राउंड वाटर से या फिर अपन बहुत अच्छी मशीन्स लगा के जो है फार्मर्स करें एट लास्ट, क्योंकि हमें मानसून में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो, और जब मानसून का सीजन हो तो हम ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज कर सकें, स्टोरेज कर सकें उस पानी का, ठीक है। तो एट लास्ट क्या है कि मतलब सिंचाई अच्छी कर सके, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर सके, भले वो एक्वाफायर हो, मतलब तालाब वगैरह हो, पॉन्ड हो, या फिर स्टोरेज हो मानसून के वाटर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने सुना तो नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, जो ये पूरा जो मार्केट है वही जो ई मंडी बोला जाता है, ई नाम बोला जाता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, डे टू डे आपको बताता है कि कैसा जो है ये पूरा मतलब क्या प्राइजेस रहेंगी फार्मर्स के लिए। ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें ब्रोकर और जो मिडिल मैन है उनकी जो है कॉम्पिटिटिवनेस उनको जो है हटा देता है, उनकी वजह से जो है फार्मर्स को एट लास्ट जो है उनकी फसल का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। ट्रेडर्स को जैसे देखा जाता है तो जो सेकेंडरी ट्रेडिंग जो मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमीशन जो होते हैं एपीएमसी टू अनदर वन एनीवेयर इंडिया एरिया, तो मतलब डायरेक्टली जिसको बायर को खरीदना और जिसको जो है किसी किसान को अपनी फसल बेचना है, आपस में जो है लिंक कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट जो है फार्मर फिर उस बायर को बेच देता है। तो उसमें बेसिकली जो मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी होती है और आपका प्राइस भी सस्ता होता है। फिर उसके बाद एक आपने ये सुना होगा परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि मतलब आपको बेसिकली सॉइल हेल्थ, जो आपकी जो फर्टिलिटी बहुत खराब हो रही है, सॉइल का
उपजाऊपन खराब हो रहा है, या फिर ऑर्गेनिक जो जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक पदार्थों को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, मैन्योर, जो केमिकल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा अपन जो है एग्रीकल्चर में ना यूज करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करें। ठीक है, द स्कीम एनविसेज द प्रमोशन ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को प्रोड्यूस करता है। इट विल रेज फार्मर्स इनकम, और एट लास्ट हमारा टारगेट भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है फार्मर की इनकम को बूस्ट अप कर सकें। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बेसिकली वन नेशन वन स्कीम है, तो कि आपके फसल से रिलेटेड जो है बीमा प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो फार्मर सोसाइटल जो केसेस हैं, या फिर जो और टेनेंसी वाला केस है, या दूसरे बड़े साहूकार क्या होते हैं बहुत ज्यादा परसेंटेज पे ब्याज देते हैं, तो ये ब्याज ही देते देते जो है पूरा मूल उनका चला जाता है, तब भी ब्याज देते रहते हैं। तो इसीलिए जो है फार्मर सोसाइटी या फिर उनकी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन टाइप का होता है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है इन किसानों को बीमा प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो पल्सेस, ऑयल सीड, इनको जो है कम, जिनमें कम पानी लगता है वो ड्रॉट प्रोन एरिया में बताया जाता है कि इस टाइप के सीड्स आप लगाएं, या फिर आपको अच्छी सीड्स की टेक्नोलॉजी, सीड्स की नॉलेज दी जाती है फार्मर्स को। कुछ स्पेशल आपके रेडियो पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं किसानों को बताने के लिए कि इस टाइप की अगर आप फसल लगाएंगे तो आपका और ज्यादा अच्छा होगा, इस बार मानसून ऐसा होगा। तो ये बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सब्सिडीज दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ के आ रहे हैं ताकि फार्मर्स की जो है और अच्छी जो है हेल्प की जाए, और एट लास्ट बूस्टअप हो हमारी इंडिया की पूरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इन द नटशेल अगर हम लास्ट में सिर्फ यही बात कर सकते हैं कि सबसे मेन हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का कि फार्मर की डबल करना इनकम, ताकि फार्मर एट लास्ट अगर इनकम अच्छी होगी तो वो फिर से प्रोडक्शन अच्छा करेगा, उनकी लाइवलीहुड अच्छी होगी, उनके बच्चे जो है एजुकेशन वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज उन लोग अच्छी अवेल करेंगे। तो एक तरीके से क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखी जाएगी, क्योंकि ग्रोथ एक मतलब क्वांटिटी वाला, वैसे क्वांटिटी बताता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका एक क्वालिटेटिव मेजर है। फिर उसके बाद जो है कुछ जो मिडिल मैन्स वगैरह या जो फार्मर्स को जो है बहुत ज्यादा बेसिकली लॉस होता था, वो सब जो है ई नाम या ई मंडी की वजह से जो है वो सब भी हटाया गया। और एट लास्ट जो है जो प्राइवेट सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, ये सब भी प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ, कम्युनिटीज, जो बेसिकली लोकल एरिया में आपकी कम्युनिटी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आगे होकर बढ़ चढ़ के जो है एग्रीकल्चर में फार्मर्स का जो है सपोर्ट करती है, ताकि एट लास्ट क्या हो सके, ताकि फार्मर की जो है इनकम और अच्छी हो सके और वो और ज्यादा जो है एग्रीकल्चर को सोन करे, और फिर हमारा जो है हम सेल्फ सफिशिएंट से ज्यादा अच्छा कि हम आगे जो है और एक्सपोर्ट बूस्टअप कंट्री बन सके एज कम्पेयर टू इंपोर्ट करने के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए अच्छा वाटर मैनेजमेंट भी हमारा, इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि मानसून पे डिपेंडेंसी हमारी कम करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो मेन फोकस एरिया हमारी गवर्नमेंट का या हमारे लोकल एरिया का लोगों का यही है कि हमें अच्छा करना है एग्रीकल्चर के सेक्टर को, बिकॉज एट लास्ट दिस इज द प्राइमरी सेक्टर, जो बोलना चाहिए कि नींव टिकी है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बोला जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। ओके, तो आज का लेक्चर बेसिकली हमारा यहीं पे एंड अप होता है। इफ यू आर लाइकिंग इट देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।